हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है विज्ञान का जो बोर्ड एग्जाम में जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हुए हैं। तो उम्मीद है कि हमने पिछले लेक्चर में जो 18 प्रश्न किए हुए हैं उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लिए होंगे। देखिए, करना कुछ नहीं है, बस आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए और खुद से पहले टिक लगाइए। और देखिए, अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारा प्रश्न आप लोग को पेपर में बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। हम लोग सब आसान प्रश्न को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग करेंगे। तो यहाँ से आज हम लोग जो है प्रश्न 19 से करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 18 प्रश्न कर लिए हुए हैं। चलिए 19वें प्रश्न से हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, तो प्रश्न संख्या जो 19 है, लिखा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है वो भी काल्पनिक लिखा हुआ है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? क्वेश्चन करा कि सीधा एवं आवर्धित, उल्टा तथा एवं आवर्धित, सीधा एवं हरासित। हरासित का मतलब छोटा होता है और इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक है, उत्तल दर्पण है तो सीधा बनना ही बनना है, सीधा बनेगा और वो हरासित होगा। सीधे से कुछ सोचना नहीं है, सीधा और हरासित पर आप लोग मार दीजिए टिक। ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, लिखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए, कितने सालों में पूछा है, कई साल लगातार इसने पूछा हुआ है और ये वाला प्रश्न आपको एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगा। ऑप्शन इसमें क्या है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। जल का लेंस बना सकते हैं, कांच का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, मिट्टी का नहीं बना सकते। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो क्या होगा? डी वाला ऑप्शन यानी मिट्टी वाला सही होगा। तो देखिए 21वां जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, लिखा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता क्वेश्चन कह रहा है कि 1 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है कि प्लस में लिखा हुआ है तो फोकस दूरी भी हमारी प्लस में हो जाएगी। देखो 10 सेंटीमीटर हो नहीं सकता, ये 10 माइनस में होगा नहीं, ये 100 माइनस में नहीं होगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी प्लस 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी उसकी हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो +1 दिया हुआ है। कोई चिन्ह नहीं है का मतलब +1 है। अब देखिए प्रश्न जो संख्या जो है हम लोग 22वां देखेंगे। प्रश्न संख्या जो 22 है वो क्या कह रहा है? लिखा है कि किसी वस्तु, बिंब लिखा है, बिंब का मतलब वस्तु होता है जी। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। कोई वस्तु है जिसका हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वो कैसा? वास्तविक भी रहना चाहिए और उसके साइज भी बराबर ही रहना चाहिए, समान साइज। जितनी बड़ी वस्तु है वो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसे जो है हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना है और क्वेश्चन कर रहा है कि कहां पर होना चाहिए कि ऐसा प्राप्त होगा। तो लेंस की मुख्य फोकस पर ऐसा हो नहीं सकता, फोकस से कभी भी वस्तु समान साइज का नहीं आ सकता। अभी मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था कि जो है वक्रता केंद्र पर ही हो सकता है, जिसको अगर लेंस में कहते हैं तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी कहा जाता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22वां वाले का बी वाला हमको ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 23वां प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां
-15 सेंटीमीटर है। कोई गोलीय दर्पण है और कोई जो है पतला लेंस है, दोनों की फोकस दूरी बराबर है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। बराबर से मेन कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मेन हम लोग को चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह, दोनों माइनस में है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है, दोनों अवतल हो जाएगा या दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो दोनों की कंडीशन में अवतल होगा, क्योंकि दर्पण जो होता है वो हमेशा अवतल में माइनस होता है और लेंस अवतल भी माइनस होता है। यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जरा प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सब हम लोग जो है वैसे ही प्रश्न को उठाए हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हो या प्रकाश का परावर्तन हो, दोनों की कंडीशन में दो दो नियम होते हैं। आप लोग अगर इससे कहीं ज्यादा पढ़े होंगे तो मुझको भी बता दीजिएगा ताकि मैं भी उसके बारे में जान जाऊं। तो इस प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। अगला प्रश्न जरा देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है बालक, और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 ही नियम होता है। ये नहीं कि कोई 3 और 4 पर मार दे, आंख बंद करके मारिए, 2 के अलावा अपवर्तन और परावर्तन का कोई नियम में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, पहले पूछा करता था, अब नहीं पूछता है, लेकिन ये भी मतलब कई सालों में पूछा है, फिर भी ले लिए हैं इसको, देख लीजिएगा इसको। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो दर्पण वाला ऑप्शन तो ऐसे ही किनारे कर दिया जाए। किसका प्रयोग होता है, लेंस का। और सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर। इस तरीके से जो हम लोग इसमें प्रश्न को करते रहेंगे। अब आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 27 में क्या लिखा हुआ है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कोई माध्यम का अपवर्तनांक का जो है मान होता है, वो क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला माध्यम के अपवर्तनांक के लिए क्या होता है कि n बराबर साइन आई के बटा में साइन आर, यही फॉर्मूला हमारा होता है माध्यम के अपवर्तनांक के लिए। तो अब जरा देखिए, ये देखिए जरा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19, 20, 22, 23 और 24, 5 साल इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग को इसका सही देखने को मिल रहा है, यही वाला इसका सही होगा भी, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 लिखा है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है। ऐसा गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, यानी ऐसे देखो, ऐसे अगर रहेगा तो अंदर की तरफ वक्रित है ना, तो अंदर की तरफ वक्रित अगर होगा तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। क्योंकि अगर उत्तल दर्पण कहेगा तो वो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से इधर पॉलिश रहेगी, ये इधर चमकेगा, और अगर अवतल है तो इधर से चमकेगा, पॉलिश पीछे रहेगी। ये चीज क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 29 है, लिखा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। अभी बता रहा था बाहर की तरफ वक्रित होगा तो क्या कहलाएगा, उत्तल, और अंदर की तरफ वक्रित है तो क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 29वें का बी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 30, बहुत ही जो है कह लिया जाए कि दमदार क्वेश्चन है। आप लोग इसका खुद ही कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो जरा इसका आप लोग कमेंट में आंसर करिए तो देखूं जरा कौन सा आप लोग क्या सही बताते हैं। ये क्या है कि गोलीय दर्पण
की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? गोलीय दर्पण है, उसके वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वक्रता केंद्र को सीधे सीधे से हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र को सी से ही प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ओ से हो नहीं सकता, एस से कभी नहीं होगा। एफ लिखा है, एफ होगा नहीं। क्यों? कि एफ जो होती है वो फोकस दूरी का जो फोकस बिंदु होता है उसको एफ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र की अगर बात करें तो हमेशा आपका सी वाला, ये सी जो है यही वाला सही रहेगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपको सही मिलेगा। अब देखिए 31वां प्रश्न लिखा है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? यानी श्वेत प्रकाश की जो किरणें प्रिज्म से जब गुजरती हैं तो न्यूनतम विचलन की घटना जो है किस रंग के अंदर होती है? ऐसा क्वेश्चन के अंदर, यानी सबसे कम विचलन, सबसे कम कौन सी ऐसी किरण है जो बहुत कम मुड़ती है? तो हम जानते हैं कि जो लाल कलर की जो किरण होती है ना, लाल कलर की किरणें बहुत ही कम मुड़ती है, यानी इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आप लोग को सही मिल जाएगा। अब देखिए 32वां प्रश्न ये कह रहा है दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्रायः निरूपित किया जाता है? दर्पण के ध्रुव को किस, दर्पण ये कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव को किससे निरूपित करते हैं? तो जो ध्रुव होता है उसको हमेशा आप लोग देखे होंगे P से ही निरूपित किया जाता है। F फोकस होता है, ये याद रखिएगा, F फोकस, C वक्रता केंद्र, P हो गया हमारा ध्रुव, यानी दर्पण में O का कोई काम नहीं है। O लिखा जाता है वो प्रतिबिंब की और वस्तु की ऊंचाई के लिए O वगैरह का O डैश का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करते रहेंगे। अब देखिए जो 33वां प्रश्न है, जरा देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में ये सब प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को कहते हैं। कोई रेखा जा रही है, अब देखो यहाँ पर ये कोई भी दर्पण है, ऐसे सीधी रेखा जा रही है, ये ध्रुव है, किसे किसे का है? ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से, ये ध्रुव है और ये वक्रता त्रिज्या, इन दोनों को मिलाती जो रेखा जाती है, इस रेखा का क्या नाम होता है? तो हम जानते हैं कि इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमको सही मिल जाएगा, यानी इस रेखा का जो नाम है वो क्या नाम है? वो मुख्य अक्ष नाम है। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है इसको जब संकेंद्रित किया जाएगा, यानी जब हम लोग मैग्नीफायर ग्लास से इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा? ये किस चीज को जला सकता है? पत्थर को तो जलाएगा नहीं, लोहे के चूर्ण को जला नहीं सकता, बालू का जो कण है उसको जलाएगा नहीं, यानी जो जल उठता है। क्वेश्चन कर कौन सी ऐसी चीज है जो जल जाएगी? अभी देखिए इस तरीके से जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा होता है, तो कभी दिखा देंगे हम लोग, जो ऐसे अगर इस पर कागज पर ऐसे करेंगे ना तो कागज हमारा क्या हो जाएगा? वो कागज हमारा जो है वो जल उठ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका जो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही मिला हम लोग को? पहला वाला ऑप्शन। तो ऐसे जो है हम लोग इस तरीके से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बारी बारी एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। अभी समय है, समय से पहले कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब प्रश्नों को समझने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुविधा नहीं हो रही होगी। आप लोग सारे प्रश्न सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और, आप लोग ये सब जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ करके जाएं, ताकि पेपर में जब आए तो सभी लोग का प्रश्न हल हो जाए।